स्टूडेंट्स, आज हम सिलेजिनेला में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। सिलेजिनेला का जो मुख्य पादप होता है वो बीजाणु उद्भिद होता है, शुरू में हम पढ़ चुके हैं। और इस बीजाणु उद्भिद पादप के अंदर जनन मोस्टली दो तरह का पाया जाता है। पहला है वेजिटेटिव यानी वर्धी जनन, और दूसरा है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स यानी बीजाणु के द्वारा जनन। तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे वर्धी जनन की। वर्धी जनन से क्या तात्पर्य है? वर्धी जनन यानी पौधे के किसी कायिक भाग से यदि जनन होता है और दूसरा पौधा तैयार हो जाता है तो उसे हम वर्धी जनन कहते हैं। ये तीन प्रकार का होता है: फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन के द्वारा, कंद द्वारा यानी ट्यूबर्स, और तीसरा है रेस्टिंग बर्ड्स यानी विश्रामी कलिकाओं के द्वारा। अब पहले हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन या खंडन की। सिलेजिनेला में सिलेजिनेला रुपेस्ट्रिस में नमी की उपस्थिति में शाखाओं से कुछ जड़ निकलती हैं और शाखाएं जो है टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, और हर एक टुकड़ा जो है अपने संग जड़ का कुछ हिस्सा लेकर एक नए पादप को जन्म देता है। तो इस प्रकार से ये खंडन के द्वारा जनन कहलाता है। दूसरा है कंद के द्वारा। ये कंद क्या होते हैं? ये कंद भूमिगत शाखाओं से जो तने के आधार से निकलती हैं, भूमिगत शाखाएं जो तने के आधार से निकलती हैं, वृद्धि काल के अंत में भोजन संग्रहित करके बन जाते हैं। यानी जब वृद्धि काल खत्म होने लगता है तो उस समय जो तने से शाखाएं निकलती हैं, भूमिगत तने से जो शाखाएं निकलती हैं, उनका आगे ऐसा भोजन संग्रह कर गोल गोल सा हो जाता है और एक कंद का रूप ले लेता है। ये कंद अलग होने पर नया पौधा बनाते हैं। तीसरा है रेस्टिंग बर्ड्स यानी विश्रामी कलिका। ये क्या होती हैं? ये वायवीय तने के सिरे पर उत्पन्न होती हैं और मानसून के समय बनती हैं। इसमें क्या होता है? पत्तियां पास पास और एक दूसरे से गढ़ी हुई अवस्था में व्यवस्थित हो जाती हैं, बिल्कुल पास पास, एकदम संकुचित पत्तियां लग जाती हैं एक दूसरे के पास, और व्यवस्थित होकर जो वृद्धि भाग होता है यानी ग्रोइंग पॉइंट है उसको ढक लेती हैं। और ये जो कलिकाएं हैं ये राइजोफोर युक्त होती हैं जिनके सिरे पर जड़ें निकलती हैं। आपने देखा होगा पिछली वीडियो में कि राइजोफोर के सिरे से जड़ें निकलती हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों में ये विश्रामी कलिकाएं जीवित रहती हैं और अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पौधे के रूप में वृद्धि करती हैं। इसके बाद आता है दूसरा प्रकार बीजाणु के द्वारा। सिलेजिनेला एक विषम बीजाणु पौधा है, यानी बीजाणुधानियाँ दो प्रकार की होती हैं: गुरु बीजाणुधानी और लघु बीजाणु। गुरु मतलब बड़ा। गुरु बीजाणुधानी का मतलब है इसमें कम बड़े आकार के गुरु बीजाणु बनते हैं, और लघु बीजाणु मतलब इसमें अनगिनत छोटे आकार के और एक ही आकार के बीजाणु बनते हैं, जिसे हम लघु बीजाणु कहते हैं। जब ये बीजाणुधानियाँ कहाँ लगती हैं? गुरु बीजाणुधानी हो चाहे लघु बीजाणुधानियाँ, ये बीजाणुधानियाँ पत्तियों के कक्ष पर लगती हैं। इन पत्तियों को हम स्पोरोफिल कहते हैं, मतलब स्पोरेंजिया को धारण करने वाली पत्ती, फिल मतलब पत्ती, और स्पोरेंजिया को धारण कर रही है तो स्पोरोफिल। अगर गुरु बीजाणुधानी को कर रही है तो हम कहेंगे मेगास्पोरेंजियम, जिसे कहते हैं मेगास्पोरेंजियम को कर रही है तो कहलाती है मेगास्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरेंजियम कर रही है तो कहलाती है माइक्रोस्पोरोफिल। अब ये दोनों तरह के जो स्पोरोफिल होते हैं इनके ऊपर ये दो तरह की बीजाणुधानी लगती हैं। अब होता क्या है कि ये सारे के सारे जो बीजाणुपर्ण हैं, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, ये थोड़ा दूर दूर रहते हैं या कई बार पास पास आके एक कोण नुमा संरचना बनाते हैं, जिसे हम शंकु कहते हैं, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। अच्छा, जातियाँ जो होती हैं सिलेजिनेला की, विषम बीजाणुधानिक भी हो सकती हैं और सम बीजाणुधानिक का शंकु भी हो सकता है। क्या मतलब है? यानी इसी एक शंकु में दोनों प्रकार के बीजाणु लगें, और एक शंकु में एक प्रकार के लगें उसी पौधे पर, और दूसरे प्रकार के बीजाणु दूसरे शंकु पर लगें, तो ऐसे भी हो सकती हैं। तो शंकु विषम बीजाणुधानिक भी होता है और शंकु सम बीजाणुधानिक भी होता है। अब इस डायग्राम में आपको शंकु दिखाई दे रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि नीचे की तरफ एक मेगास्पोर दिखाया है, एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर, और उसके नीचे छोटी सी एक पत्ती, इसको लिग्यूल कह रहे हैं, और लिग्यूल के नीचे जो बड़ी पत्ती है उसको कह रहे हैं मेगास्पोरोफिल।
और ऊपर की तरफ देखिए आप माइक्रोस्पोरोफिल है और माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर है। ठीक है, तो इस वाले जो स्लेजिनेला है इस शंकु में हम देख रहे हैं कि दोनों प्रकार के स्पोर हैं, दोनों प्रकार के स्पोरोफिल हैं। नीचे बड़े वाले गुरु बीजाणु धानियाँ हैं और गुरु बीजाणु स्पोर हैं, यानी मेगास्पोरोफिल और मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर मेगास्पोर बन रहे हैं। और ऊपर की तरफ माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरेंजियम है जिसके अंदर माइक्रोस्पोर बन रहे हैं। तो ये विषम बीजाणु टाइप का स्ट्रोबिलस ये शंकु है। अब बात आती है कि ये जो बीजाणु धानियाँ होती हैं, यानी ये जो स्पोरेंजियम आपको लगी दिख रही हैं जिसमें गुरु बीजाणु बन रहे हैं या लघु बीजाणु बन रहे हैं, इनका परिवर्धन कैसे होता है, कैसे डेवलप होती है। ठीक है, आप इसमें ध्यान से देखिए कि गुरु बीजाणु धानी जो बनी है वो जो माइक्रोस्पोरोफिल या मेगास्पोरोफिल, गुरु बीजाणु धानी तो मेगास्पोरोफिल के ऊपर बन रही है और जो लघु बीजाणु धानी है वो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर बन रही है। ऊपर देखिए, तो यानी बीजाणु जो स्पोरोफिल है, मेगा हो चाहे माइक्रो हो, उनके ऊपर ही बीजाणु धानियाँ बनती हैं। अब हम समझेंगे कि माइक्रो और मेगा स्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी का परिवर्धन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम डायग्राम द्वारा समझें। ये देखिए लघु व गुरु बीजाणु धानी का परिवर्तन, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये परिवर्तन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये समझ लीजिए कि लघु बीजाणु धानी और गुरु बीजाणु धानी दोनों का परिवर्तन शुरुआत एक सी होती है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। सिर्फ एंड में जाके जब स्पोर बनने होते हैं तभी डिसाइड हो जाता है कि ये माइक्रोस्पोर बनेगा इसके अंदर कि मेगास्पोर बनेगा। तो आप इस परिवर्तन को समझते हैं। तो हम अब क्या होता है, सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर जो बीजाणु धानी का परिवर्तन होता है वो एक सेल से नहीं होता, ग्रुप ऑफ सेल से होता है, यानी एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो जब इस प्रकार एक से ज़्यादा कोशिकाओं से किसी भी स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है उसे हम यू स्पोरेंजियम टाइप ऑफ स्पोरेंजियम डेवलपमेंट कहते हैं। अब आप डायग्राम ए में देखिए आपको, अच्छा ये डायग्राम ए जो है इसमें जो स्पोरेंजियल इनिशियल दिखाई मैंने 2, यानी यू स्पोरेंजियट है, एक से ज़्यादा है। ये 2 सेल्स सरफेस पे, किसकी सरफेस, पत्ती की सरफेस, कौन सी पत्ती, मेगा भी हो सकती है और माइक्रो, शुरुआत दोनों की एक जैसी है, चाहे माइक्रोस्पोरेंजियम बने चाहे मेगास्पोरेंजियम बने। तो पत्ती मेगास्पोरोफिल भी हो सकती है और माइक्रोस्पोरोफिल भी हो सकती है, शुरुआत ऐसी होगी। तो ये पत्ती की सतह है ऊपर की जिसमें 2 कोशिकाएँ जो हैं वो स्पोरेंजियम बनाने में भाग लेने का काम शुरू करती हैं, जिसको हम स्पोरेंजियल इनिशियल कहते हैं। अब क्या होता है, ये जो स्पोरेंजियल इनिशियल है इनमें एक परिणत विभाजन होता है दोनों कोशिकाओं। परिणत का मतलब होता है जो बाहर की पेरीफेरी है, जो बाहर की पेरीफेरी है उसके पैरेलल। तो जैसे मान के चलो ये सेल बीच में 2 भागों से बढ़ गई तो क्या होगा, 2 ऊपर सेल बन गई और 2 नीचे बन गई। तो बाहर वाली 2 जो होती हैं हम कहते हैं पैराइटल इनिशियल। देखो आप डायग्राम बी में देखिए, तो बाहर की 2 हैं पैराइटल इनिशियल कहला रही हैं और अंदर की 2 जो है हम कहते हैं स्पोरेंजियल इनिशियल। ठीक है, अब ये जो बाहर वाली पैराइटल इनिशियल हैं इनको हम बाहरी जैकेट आनंबिका भी कहते हैं। किसकी जैकेट बनाएंगी, बीजाणु धानी। और अंदर वाली जो 2 स्पोरेंजियल इनिशियल है ये बाद में जाके आर्ची स्पोरियल टिश्यू या स्पोर मदर सेल को जन्म देगी। अब 2 सेल हमें प्राप्त हो गए। अब क्या होता है, जो बाहरी प्राथमिक जैकेट कोशिका बनी 2 जिनको हम पैराइटल इनिशियल कह रहे हैं, उनमें अपनत विभाजन होते हैं। अपनत मतलब जो सेल बाहर आपको दिख रही हैं 2 पैराइटल इनिशियल बी डायग्राम में, उनमें खड़े डिवीज़न होंगे, खड़े ऐसे ऊपर से नीचे। तो क्या होगा, कई सारे डिवीज़न, हर सेल यदि ऊपर से नीचे विभाजित होगी तो सेल्स की संख्या लेफ्ट में बढ़ेगी और राइट में बढ़ेगी। ठीक है ना, मतलब अगर सेल्स खड़ी डिवाइड होंगी तो एक सेल डिवाइड हुई 2 बन गई, दूसरी सेल इधर वाली डिवाइड हुई 4 बन गई, 2 4 बन गई, फिर दोबारा जो बनी हुई नई सेल है उनमें फिर डिवीज़न वो खड़ा। तो जो सेल्स बनेंगी इधर की तरफ बढ़ेंगी, राइट की तरफ और लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन जो मोटाई होगी उस परत की वो एक ही सेल मोटी होगी, क्योंकि हम उसमें ट्रांसफर विभाजन नहीं कर रहे हैं, परिणत विभाजन नहीं कर रहे हैं, हम अपनत विभाजन कर, खड़ा विभाजन कर रहे हैं। तो कोशिकाओं की संख्या तो बढ़ेगी लेफ्ट और राइट में, एक वक्र, एक चक्र बन जाएगा। लेफ्ट में कोशिकाएं बन रही हैं और राइट में बन रही हैं, लेकिन मोटाई केवल एक कोशिका मोटी है। तो ये जो एक कोशिका मोटी जो बन रही है बाहर पैराइटल सेल में अपनत विभाजन से ये जैकेट बनाने का काम करती है, जो एक परतीय बाह्यभित्ति होती है या बाह्यिक परतीय बाह्यभित्ति से एक परतीय
जैकेट का निर्माण होता है। अब क्या होता है, ये जो एक पत्ती है जो बाहर बनी आपकी, एक पत्ती है बाह्य भित्ति, वो क्या करती है, फिर एक उसमें जब बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, एक कहना चाहिए एक जैकेट पूरा बन गई, यहाँ लेफ्ट से लेकर राइट तक पूरा गोल पैराबोला सर्कल सा बन गया सेल्स का, एक लाइन का केवल। उनमें परिणत विभाजन हुआ, यानी पेरिफेरी के पैरेलल। जब पैरेलल विभाजन हो तो कितनी बन गई, 2 लेयर, एक बाहर की लेयर और एक अंदर की लेयर। तो जैकेट जो होती है वो 2 लेयर की हो जाती है। अब बात करते हैं अंदर की स्पोरेंजियल इनिशियल की, तो जो सेल शुरू में बनी थी, उनमें बारंबार विभाजन होते हैं, कोई तल निश्चित नहीं है, अनप्रस्थ भी हो सकते हैं, अंधैर भी हो सकते हैं, लंबा, जो भी कई तरह के तलों में विभाजन होते हैं, और खूब सारा टिश्यू बनता है जो आपको डायग्राम डी में दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, जिसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सबसे भारी परत होती है उसमें एक विभाजन होता है परिणत, यानी सरफेस के पेरिफेरी के पैरेलल। तो उससे एक सतह बाहर कट जाती है और बाकी स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर रहता है। तो बाहर एक सतह जो कटती है, लास्ट वाली लेयर जो होती है स्पोरोजिनस टिश्यू की, वो अपने में 2 भागों में बढ़ जाती है, एक बाहर की और एक अंदर की। तो बाहर वाली कहलाती है टैपिटम, जो डेवलपिंग स्पोर को भोजन प्रदान करने का काम करती है, और अंदर जितना टिश्यू बना है, मोटी मोटी सेल्स जो दिखाई दे रही हैं आपको, उसको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, डायग्राम डी में आपको दिख रहा है। और जो वॉल जहाँ लिखा है दैट इज जैकेट। अब जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है, इनमें विभाजन जब रुक जाता है, लास्ट विभाजन जब हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल, यानी अब विभाजन नहीं होगा और समसूत्री विभाजन नहीं होगा, केवल विभाजन दूसरी तरह का होगा। तो जब लास्ट विभाजन रुक जाता है उसको हम कहते हैं स्पोर मदर सेल। अब क्या होता है, यहाँ से डिफरेंस शुरू होता है माइक्रो और मेगास्पोरेंजियम के डेवलपमेंट। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम विकसित हो रही है इससे, तो सारी जो सेल्स हैं, इनको हम स्पोर मदर सेल कह रहे हैं लास्ट में, उनमें मियोटिक डिवीज़न होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। प्रत्येक सेल यानी प्रत्येक स्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू की 4 स्पोर बना देगी। आपको पता है अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 कोशिकाएं बनती हैं, और चारों की चारों हैप्लॉइड या अगुणित होंगी। तो इस प्रकार से बहुत छोटे हैप्लॉइड स्पोर इस स्पोरेंजियम के अंदर बंद रहेंगे, जैसा आप ई डायग्राम में देख रहे हैं। स्पोर मदर सेल दिखाइए, ये स्पोर बना देती हैं बाद में, ठीक है। तो खूब सारे छोटे अनगिनत स्पोर बन रहेंगे, उनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर। तो डेवलपमेंट शुरू से वही हुआ, एंड में जाके माइक्रोस्पोरेंजियम तैयार हो गई। अगर मेगास्पोरेंजियम होती है तो डी डायग्राम पे फिर आइए, ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाया है, इसमें क्या होता है, जितना टिश्यू है सारी सेल्स जो हैं वो सब मर जाएंगी, केवल एक सेल एक्टिव रहेगी, उसको हम स्पोर मदर सेल कहेंगे। वो एक सेल एक्टिव रहेगी, यानी एक स्पोर मदर सेल केवल एक्टिव रहती है, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, और वो 1 से 4 स्पोर बनाती है बड़े बड़े साइज़ के, उसको हम कहते हैं 4 मेगास्पोर। और चारों के चारों मेगास्पोर या गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बने। तो इस प्रकार डेवलपमेंट शुरुआत तो वही होता है, अगर माइक्रोस्पोरोफिल पे हो रहा है तो माइक्रोस्पोरेंजियम बनेगी, तो एंड में जाके ये हो जाएगा जो शुरू में मैंने आपको बताया, सारी स्पोर मदर सेल भाग लेंगी माइक्रोस्पोर को बनाने में। और अगर मेगास्पोरोफिल पे डेवलपमेंट हो रहा है तो सारी सेल मर जाएंगी स्पोर मदर सेल, और केवल एक स्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर बनाएगी अर्धसूत्री विभाजन के बाद। और टैपिटम जो होती है वो डेवलपिंग स्पोर को भोजन प्रदान करने का काम करती है। अब इस चीज़ को, ये जो डेवलपमेंट ने आपको समझाया मैंने आपको, इसको हम रेखीय तरीके से समझ सकते हैं। देखिए आप, सबसे ऊपर बीजाणुधानी आरंभिकाएँ, डायग्राम में भी था और इसमें भी देखिए, बीजाणुधानी आरंभिकाएँ, बीजाणुधानी आरंभिकाओं में परिणत विभाजन हुआ। अंदर की तरफ जो सेल बनी उसको हमने कहा भीतरी प्राथमिक प्रसूतक कोशिकाएं, यानी स्पोरोजिनस सेल इनिशियल। बाहर वाली कहलाती है प्राथमिक जैकेट इनिशियल। प्राथमिक जैकेट इनिशियल में एक परिणत विभाजन होने से 2 परत बन जाती है, 2 परतीय बाह्य भित्ति जो जैकेट बनाती है। इधर जो भीतरी प्राइमरी प्रसूतक कोशिकाएं थीं, उनमें विभाजन होता है, उससे खूब सारा स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है, बीजाणुजन कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं। ये बीजाणुजन कोशिकाओं में बाहरी परत टैपिटम बना देती है, और अंदर वाली जो परत है उसमें बारंबार विभाजनों से बीजाणु मात्र कोशिकाएं बन जाती हैं। ये बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के बाद बीजाणु बना सकती हैं, लघु भी हो सकते हैं और गुरु भी हो सकते हैं। गुरु होंगे तो एक सेल एक्टिव रहेगी, एक स्पोर मदर सेल एक्टिव रहेगी, और लघु होंगे तो केवल सारे की सारी सेल एक्टिव रहेगी। अब परिपक्व बीजाणुधानी की संरचना और देख लेते हैं। देखिए, लेफ्ट में मेगास्पोरेंजियम विद मेगास्पोर,
राइट में माइक्रोस्पोर विद माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो आप देखिए बीजाणुधानी की बाह्य सतह समतल है, कौन सी वाली? राइट वाली, लघु बीजाणुधानी की, और इसकी थोड़ी उभार वाली ऊपर की तरफ। राइट वाली जो है वो एक अंडाकार शेप है, इसकी अंडाकार शेप नहीं है। राइट वाली छोटी साइज़ में, ये साइज़ में बड़ी है। राइट वाले में 600 लघु बीजाणु बनते हैं, इसमें लगभग 4 बनते हैं केवल। और ये जो होती है लघु बीजाणु, ये जब मैच्योर होती है तो पीली और भूरे रंग की होती है, जबकि ये सफ़ेद और नारंगी रंग की होती है। कौन सी? मेगास्पोरेंजियम। तो आज हमने स्पोर डेवलपमेंट सिलिजिनिला में समझा कि किस तरह से स्पोरेंजियम में स्पोर बनते हैं, चाहे मेगास्पोरोफिल हो चाहे माइक्रोस्पोरोफिल हो, दोनों के ऊपर मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम बनती है। उनके अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर का निर्माण किस तरह होता है, ये हमने आपको आज समझाया।